यदि आपको भी सांस फूलने, दम फूलने, खांसी या फिर हफ्नी की शिकायत है, आप एक अस्थमा के शिकार हो सकते हैं। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्राउड और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर बीके चौधरी जी के पास। बिहार में जाने माने फिजिशियन। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। सर हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। हमारे दर्शक का कुछ सवाल था जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी-सी जर्नी आपके बारे में जानना चाहेंगे। श्योर। जी सर। हम एक्चुअली में एमडी मेडिसिन थे, बाद में हमने रेस्पिरेटरी में सुपर स्पेशलिटी की। जी। तो भारत बिहार सरकार में रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हमको बिहार सरकार में प्रोफेसर बनाया और अभी हम वर्किंग एज ए प्रोफेसर एंड एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन पटना मेडिकल कॉलेज। और साथ में ऐसा नहीं कि जनरल फिजिशियन का भी काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली आई एम स्पेशलिस्ट नाउ ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन। तो हम लोग का मेन मुख्य रूप से आज 35 इयर्स हमारे हो गए प्रैक्टिस शुरू किए हुए पटना के अंदर में। राजीव नगर से शुरू किए थे, बोरिंग चौराहा पे भी था। हम हमारी वाइफ साथ में किए थे, वो तो नहीं रही रास्ते में, वो बीच में जर्नी में चली गई। किंतु हम अभी शो मस्ट गो ऑन, हम तो चल रहे हैं। बेटा बेटी था, बेटी को हमने डॉक्टर बनाया, बेटा तो इंजीनियर है, वो यूएस चले गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्ट्रगल बहुत है, बहुत मेहनत की, बहुत दुनिया देखे, बहुत चीज़ जाने, साथ में लर्न किए। क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, बच्चों का पीजी का क्लास लेना है लंग कैंसर पर अभी सैटरडे को, तो उसी पर किताब पढ़ के भी नीचे उतरे हैं। तो मेरा ये कहना है कि there is no shortcut method to success and there is no substitute to hard labor. तो ये डॉक्टरों के लिए ये मैसेज, आम लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए मैसेज है कि मेहनत करना है, मेहनत करके लोग आगे बढ़ते हैं। हम भी मेहनत से बढ़े, कोई हम सुखाप का पर नहीं लगा हुआ था। आई वॉज ए कॉमनर, आई वॉज ए कॉमन पर्सन। हम मिडिल क्लास फैमिली से हम आए। तो दुनिया में बहुत, अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखा हमने। आई लर्न अ लॉट ड्यूरिंग माय जर्नी। और मेरा मैसेज यही है कि ईमानदारी पूर्वक कार्य करें, लोगों का भला करें। आज भी हमारे पेशेंट, यहाँ का पेशेंट को हमने अपने यहाँ पीएमसीएच बुलाया हुआ था, सीटी स्कैन का हमने करवाया वहाँ पे। प्राइवेट में महंगा था, नहीं करा पा रहे, तो वहाँ सस्ता होता तो हमने करवा दिया। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। वाओ सर, अमेजिंग अमेजिंग योर स्टोरी। तो चलिए हम सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है सर कि सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, आम भाषा में बड़ों का दम्मा। एक्चुअली में ऑब्स्ट्रक्टिव है, पूरा फेफड़ा में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, इसको कहते हैं ओएडी, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। उसमें प्रमुख दो बीमारियां होती है, ब्रोंकियल अस्थमा, एक सीओपीडी। तो ब्रोंकियल अस्थमा या तो जेनेटिक होती है या प्रदूषण से भी हो रही है। जो रिवर्सिबल है उसमें है कि आप दवा लेते हैं तो फायदा होता है। सीओपीडी डिफरेंट है। सीओपीडी सिगरेट पीने और प्रदूषण की वजह से हो रहा है। सीओपीडी में हमें मिजरेबल लाइफ बहुत कष्टकारी हो जाता है, तो उसकी डायग्नोसिस अर्ली बहुत जरूरी है। और उसका ट्रीटमेंट अगर जल्दी शुरू हो जाता है तो फिर वो उसके साथ जीना लोग सीख जाते हैं। तो थोड़ा एस्थमा से डिफिकल्ट डिजीज है, लेकिन उसकी जानकारी लोगों को अगर हो जाती है, हम लोग उसको बताते हैं, ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, वैक्सीन दिलाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुमको ये ऐसी समस्याएं होंगी तो ये करना, तो वो मोटा मोटी ठीक रहता है। बट आम भाषा में इसको कहेंगे कि बुजुर्गों का, बड़ों का दम्मा। ओके सर, एसिड रिफ्लक्स की समस्या क्यों होती है? हाँ, एसिड रिफ्लक्स बहुत ही कॉमन समस्या आज की डेट में है। उसमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक स्ट्रेसफुल लाइफ, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव। तनाव की वजह से क्या हो रहा है कि आदमी सोचता बहुत है और उसको एसिड बनता है, बहुत ज्यादा गैस बनता है। उसके खाने के टाइमिंग का सही नहीं है। जैसे मेरा मैसेज लोगों को ये है कि शाम में 7 बजे के बाद अब रात में खाना मत खाइए। तो लोग क्या करेंगे, लेट से रात में खाना खा रहे हैं, रात में मोबाइल देख के सो रहे हैं। तो बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी समस्या हो रही है। सोने का पोस्चर गलत है, तकिया ऊंचा करके आप सिरहाना के नीचे पगोले कि इस तरह सोना चाहिए, सिर इधर पैर इधर। तो एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, एसिड नीचे चला जाएगा। नॉर्मली एसिड बन रहा है हर इंसान को, वो आपका रिगर्जिटेट करके ऊपर, इसी को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, गर्ड। तो ये एसिड रिफ्लक्स होने का प्रमुख कारण है स्ट्रेस
और फॉल्टी स्लीपिंग हैबिट्स, रॉन्ग फूड हैबिट्स। रात में उठ के लोग खाना खा रहे हैं, मसाला तेल खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पानी भी गड़बड़ पी रहे हैं। जैसे मेरा मैसेज है कि लोगों को अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, ओके। तो लोग एसिडिक पानी पीते हैं। अभी आप लोग कोक लेके घुसी, इसका पीएच 1 होता है, 1 होता है इसका पीएच, और आपको पीना है 9 का पीएच का पानी। खैर ये तो कभी कभार आदमी पी सकता है, जस्ट जी। फॉर रिफ्रेशमेंट है, वो रेगुलर तो कोई पीता नहीं। चलिए ठीक है। जी, थैंक यू सर। आपने मुझे सजेस्ट किया, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड सर पर्सन, हम बता देते हैं। जी, थैंक यू चलिए, इवन सर। माय सन इज डूइंग, तो हमने उसको बहुत डांटा। यूएस में बहुत पीता था वो, जी। यूएस गया, उसको बुरी आदतें नहीं लगी, लेकिन कोका कोला पीने लगा बहुत, कोक वगैरह। तो हम समझाए उसको, उसको वही एसिड रिफ्लक्स बहुत होता है, अभी भी हो रहा है, तो लेकिन छोड़ दिया पीना वो। ओके सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक डायबिटीज पेशेंट को, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का टाइम है और फल सभी को पसंद होता है, आम लीची बेहद लोग पसंद करते हैं। तो एक डायबिटीज पेशेंट को कितना मतलब मात्रा में खाना चाहिए, क्यों? जितना खाने का मन कीजिए खाइए। और लेकिन अगर उनका डायबिटीज बढ़ गया आम तो? खाएगा। आम से नहीं होगा? हाँ, आम से तो जूस नहीं पीना है। ओके। नो फ्रूट जूस इज अलाउड फॉर डायबिटिक, ऑल फ्रूट्स कैन बी टेकन बाय डायबिटिक। अब ये नहीं कि अब आम आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है कंपैरेटिवली, तो वो शुगर नहीं बढ़ाता। आपका एक रोटी में 2 चम्मच चीनी है, आपके चावल में 4 चम्मच चीनी है, पता है आपको? तो आप पूछिएगा कि पुराने जनरेशन के लोग कैसे बचे, 100-100 साल क्यों बचे? तो पहले गेहूं और चावल जो होता था वो शुद्ध रूप से पैदा है। वो अब सब हाइब्रिड हो रहा है। अब किस उसमें बहुत सारा खाद दिया जा रहा है अभी के चावल। इसलिए मेरा मैसेज ये भी है कि सफेद चीजें हटाइएगा, चावल नहीं खाइए, आटा मत खाइए। तो खाइए क्या, तो कलर्ड या वो जिसको मोटा अनाज कहते हैं जी। वो खाइए, सीरियल्स खाइए, और फल खाने में कोई बहुत बहुत परेशानी नहीं। जूस खाली मत पीजिए, और खाइए और जलाइए। लेकिन सर लोग उसको बैंक में जमा नहीं करना है। जी लोग सर। बैंक में जमा करते मतलब शरीर में खा खा जी। के, उसको कंज्यूम कीजिए। ये उसको कंज्यूम करने से तो उनके लिए मतलब कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो खा सकते हैं? कोई रिसीव फल में वो गलत मैसेज है, वो ये मत खाओ वो मत खाओ, वो ऑल रबिश, ऑल नॉनसेंस। वो सब कुछ नहीं, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उसको जलाइए, और आप जूस मत पीजिए, वो इंस्टेंट एकदम शुगर तुरंत बढ़ाता है। हमने तो कहा ना कि चावल और रोटी में शुगर है, आप दाल पी रहे हैं उसमें सिर्फ 8% प्रोटीन है, बाकी सब कार्ब्स है। तो आप तो कार्बोहाइड्रेट से ही आप तो सोच रहे हैं हम कटोरा दाल पी के चले गए, तो हम सिर्फ प्रोटीन है, नो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है आज की डेट में। आप खाइए लेकिन जलाइए। फिजिकल एक्टिविटीज एसेंशियल, जो आपके जनरेशन में अब कमी होती जा रही है। लोगों ने काम करना, मेहनत करना छोड़ दिया। आपकी मम्मी, आपकी दादी, नानी, हम लोग की भी, हमने अपने आंखों से देखा है कि वो कपड़ा खींचना हाथों से, या बहुत लोग तो पोछा भी लगाते थे, बहुत लोग अपने घर का सारा काम, अब तो सारा मशीन आ गया, डिश वॉशर भी आ गया है, राइट। तो वो फिजिकल एक्टिविटी कमता जा रहा है। एग्जैक्टली। सर, एमडीआर टीबी क्या है और उसके लक्षण क्या है? एमडीआर एक देखिए, उसके पहले एक ब्रॉड टर्म है डीआर, जी। ड्रग रेसिस्टेंस। वो टाइफाइड भी हो सकता है, वो मलेरिया भी हो सकता है, वो टीबी भी हो सकता है। तो ड्रग रेसिस्टेंस टीबी में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, मतलब टीबी की दवा 4 प्रकार की होती है जो एक साथ उसको शुरू किया जाता है। मल्टी ड्रग, उसमें मतलब 4 में से 2 या 2 से ज्यादा से अगर जट्ठर हो गया, जिसको थेथर टीबी बोलते हैं, रिस्पांस देना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, तो ये बड़ा डेंजरस चीज है। तो इसी को एमडीआर टीबी कहते हैं। मड़खा टीबी हो गया, ये कितनी दवा खिलाएगा नहीं सुनेगा, तो इसकी दवा अलग से भारत सरकार की तरफ से सप्लाई है। भी पीएमसीएच, आईएमएस पूरे पटना में 2 ही जगह से होता है। हम लोग के हमारे अंडर में वार्ड है, और हम लोग एमडीआर टीबी की 6 महीने कोर्स आके पूरा पैकेज सरकार की तरफ से मिलता है, वो हम लोग उसको देते हैं। गांव में भी मिलने लगा है, और जागरूक करना है लोगों को। एमडीआर टीबी इसलिए हो रहा है कि कंपाउंडर भी, गांव का हॉस्पिटल, छोटा सा डॉक्टर भी, दवा दुकानदार भी टीबी की दवा चला दे रहा है। बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल्स, बहुत सारे डॉक्टर जो नॉन एक्सपर्ट हैं, एमबीबीएस किए हैं 40 साल पहले, भूल गए हैं क्या कोर्स है, तो एक दवा या 2 दवा टीबी चलाई, जबकि उसको स्टार्ट करना है कोई भी टीबी के कोर्स में 4 दवाओं से। इंटेंसिव फेज है।
तो 4 दवा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को रोकना है, उसको लचीला, उसको एक्टिव रखने के लिए। वो 1 या 2 दवा चला के उसको और बर्बाद कर दे रहे हैं। तो डीआरटीबी इसमें सरकार को लेजिस्लेशन बनानी चाहिए कि लोगों को अलाउ नहीं करे कि टीबी की दवा लिखो, सिर्फ एक्सपर्ट लिखें उसकी दवा। नहीं, इसीलिए एमडीआर का केसेस बढ़ता जा रहा है, उससे मृत्यु दर भी ज़्यादा है, बहुत खतरनाक स्थिति होती जा रही है। हम लोग बहुत बड़े मतलब वोल्केनो पे बैठे हुए हैं, स्पेशली इंडिया। इंडिया जी। में एमडीआर का बहुत बड़ा भयंकर एक विस्फोट होने वाला है। जी। आईएलडी क्या है? आईएलडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, जो एक प्रकार की फेफड़े की बीमारी का एक समूह है। जी। करीब लगभग 200 या ज्यादा बीमारियां हैं जिसमें फेफड़ा हार्ड होना शुरू होता है। नॉर्मली मनुष्य का फेफड़ा जो होता है वो स्पंजी होता है, जी। वो बड़ा बहुत लचीला होता है कि ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वो हार्ड किसी न किसी कारणवश हार्ड होने लगता है। जी। तो वो कई प्रकार के आईएलडी हैं। एक हड्डी जॉइंट पेन के साथ सीटीडी आईएलडी कहते हैं। एक आईपीएफ होता है, सबसे खतरनाक है। उसमें मृत्यु फिक्स्ड है कि जिस दिन डायग्नोसिस हुआ उससे 2.5 से 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको आईपीएफ कहते हैं, आईएलडी आईपीएफ। तो आईएलडी भी अच्छी बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत रिसर्च चल रहा है, अच्छी दवाएं आ रही हैं। सर ट्रांसकैप और ट्रांसहेलर में क्या अंतर है? देखिए, ट्रांसकैप जो होता है कि एक जो इन्हेलर जो हम लोग अस्थमा या सीओपीडी में दवा को पहुंचाना है, तो पहला मैसेज तो हम ये लोगों को देते हैं कि ये पहली दवा है। लोग कहते हैं सर इन्हेलर लिख दिया, तो इन्हेलर लिख नहीं दिए, आपको माइक्रोग्राम में उसकी दवा जानी है अंदर। आप टैबलेट खा के 99 भाग को पूरे शरीर में नचा रहे, साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आपको दे रहे हैं कैप्सूल या पाउडर। एक होता है डीपीआई, एक होता है डीपीआई कहते हैं ड्राई पाउडर इनहेलेशन, तो वो कैप्सूल के रूप में दिया जाता है। तो ट्रांसकैप डिवाइस है, जैसे इस तरह का डिवाइस है, उस डिवाइस में यहाँ पे ऐसे घुसाए और उसको खींच लिए और उसका कुल्ला कर लिए, गार्गल कर लिए। तो ट्रांसकैप एक खास दवा कंपनी की का वो ब्रांड है, एक्चुअली वो कैप्सूल है। किसी का रोटा कैप है, किसी का ट्रांसकैप। और ट्रांसहेलर जो है वो पंप है, वो पंप करके लेने वाला है, इनहेलर है वो। कैप्सूल खींचने वाला ड्राई हुआ, इनहेलर पंप वाला मीटर डोज एमडीआई हुआ। जी सर क्या मौसम बदलने से भी दमा की शिकायत जो है? बहुत ज्यादा मौसम बदलने से बहुत असर पड़ता है। और वैसे लोग जिन लोगों की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि होना है, तो वैसे लोगों को जरूर होता है। और वो बचपन से वो दिख जाता है कि वो इनको होने वाला है। तो कई फैक्टर्स हैं, आजकल प्रदूषण बहुत बड़ा फैक्टर है। और हमारा ये कहना है कि प्रदूषण से बचने के लिए आपको बहुत सारे इंडोर ऑक्सीजन इमिटिंग प्लांट, देखिए उसका एग्जांपल एक ये है। और ऐसे ही बहुत सारे इंडोर में ऑक्सीजन इमिटिंग प्लांट लगाना, घर में लगाइए। स्नेक प्लांट है, या एलोवेरा भी लगाते हैं लोग। बहुत तरह तरह के प्लांट्स हैं जो लगाना चाहिए। मौसम बदलने पर अस्थमा के काफी लोगों को परेशानियां होती हैं। लोग खुद, इसलिए हम लोगों को ये कहते हैं कि तुम घर निकलो तो पतला मास्क पहन के बाइक पे निकलो या गाड़ी से निकलो, कहीं जा रहे हो तो प्रिवेंट करो। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन ए पाउंड ऑफ क्योर। तो प्रिवेंट करना है, उसका कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं कि बटन दबाया ठीक हो गया, अपने को बचना है। सर सांस फूलने पर तुरंत क्या करना चाहिए? एक्चुअली तुरंत इमीडिएट तो हम डॉक्टर के पास आ नहीं देखिए, सकते सांस हैं। फूलने के ऊपर सबसे पहले तो कारण को ये असेस करना है। आप इंटेलिजेंट जो नॉन डॉक्टर्स भी हैं वो पकड़ लेते हैं। जैसे अगर सांस फूल रहा है, चेस्ट पेन के साथ हुआ, पसीना चल रहा है, ये हार्ट का पेन, सांस फूलना है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज है सांस फूलने का। एक्यूट अगर हो तो ये लंग से हो रहा है या हार्ट से हो रहा है। तो हार्ट से हो रहा है तो पहले उसको बचाना है। हार्ट अटैक तो नहीं है, उससे पूछना है कि तुम्हें दर्द। डायबिटिक्स में चेस्ट पेन जल्दी नहीं होता है। डायबिटिक्स में पसीना चलेगा, बीपी घट जाएगा, बेहोश होने लगेगा, तो वो हार्ट अटैक का लक्षण है। लेकिन अगर दम्मा से हो रहा है तो वो तो पहले से नोन केस है, सीओपीडी में नोन केस है कि भाई बराबर उसका दम फूल जाता है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप सांस फूलने की दवा या स्टीरॉयड वगैरह दे के उसको आप मैनेज कर लें। लेकिन अगर कार्डियक है, हार्ट की वजह से, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास भेजना है। जी, ऐसा मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना सर क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी मदर के साथ हुआ था कि वो रात में सोई हुई थी और अचानक से उनका बीपी जो है बहुत हाई हो गया था और स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगा था और चेस्ट में पेन हो रहा था उन्हें। तो हाई बीपी में चेस्ट पेन होता ही है, इस्कीमिया होता है, हार्ट को खून के संचार में बाधित होने लगता है हाई बीपी से, तो चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक का लक्षण होता है वो। तो फिर घटा, उनको नॉर्मल हो गई। हाँ, अभी नॉर्मल है। तो सर बच्चों में भी कुछ तो सिम्पटम्स होगा जो पता चले कि इन्हें शायद बच्चा देखो, अगर छोटा बच्चा अगर खेलने जा रहा है, खेलने से भागे, डरे,
और जाता है तो खेलने में हांफने लगता है बहुत। ही इज अ केस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड अस्थमा। हम लोग देख के बता देते हैं। कोई बच्चा अगर खेलने के मैदान में अकेला बैठा और रेक्लूज है, दूसरे बच्चों से दूर है, फुटबॉल खेलने के उसको बोलिएगा खेलेगा, हांफने लगेगा, तो दैट इज द फर्स्ट सिम्टम। अस्थमा का पहला लक्षण होता है कि बच्चे हांफने लगते हैं खेलते से। ड्यूरिंग स्पोर्ट दौड़ने बोलिएगा तो हांफेगा, वो डरे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। पहले पकड़ लेना है उसको, या सोएगा तो चो चो या सो सो की आवाज आएगी, वीज कहते हैं इसको। तो वो या फैमिली हिस्ट्री रहेगी, या आइसक्रीम खा लेगा, ठंडा पानी पिएगा तो दिखेगा हांफने लगा। सर लास्ट क्वेश्चन पूछ रही थी कि बीपी की जो शिकायत है वो सिर्फ ठंड में ही होती है या फिर गर्मी में भी सावधानी बरतनी है? बीपी ठंड में बढ़ जाता है, परंतु जिसको ब्लड प्रेशर होना है आइडियोपैथिक है, अननोन है। बीपी दो प्रकार का होता है, एक में 90% केस में कारण नहीं मालूम, इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। 10% सेकेंडरी होता है, किडनी डिजीज वालों को, या जिसको सिस्ट है, जिसके लिवर में गोला है, जैसे किडनी में पॉलिसिस्टिक किडनी, या जिसको हार्मोनल डिजीज है, थायराइड है, उल्टा थायराइड है, तो वैसे लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और 90% केस में अननोन है, एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो वो गर्मी ठंडा नहीं, वो सालों भर होता है। लेकिन गर्मी में राहत ये होती है कि मॉनिटर कीजिए डॉक्टर से मिलकर, आप अगर खा रही है जाड़े में ज्यादा डोज, तो गर्मियों में कई बार उसका डोज घटाना पड़ जाता है। कई पेशेंट हम लोग क्या आते हैं जिनका गर्मियों में बीपी घट जाता है, तो हम लोग डोज एडजस्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आई होप हमारे दर्शक जो हैं समझ गए होंगे और वो चाहते थे कि मैं बिहार के जाने माने फिजिशियन से मिलूं, तो मैंने मिला बिहार के जाने माने फिजिशियन से। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ग्राउंड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।